अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, ये हमारा एसएसटी का लेक्चर है। आज हम सफ़ा नंबर 29 और 30 पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार पढ़ेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हम सारे अच्छे से जानते हैं, शुरू से पढ़ते हैं उनके बारे में। हमारे कौमी रहनुमा हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। सियासत में आपकी दिलचस्पी उस वक्त शुरू हुई जब आप इंग्लिस्तान में थे। आप पहले कांग्रेस में शामिल हुए क्योंकि कायद-ए-आज़म समझते थे कि कांग्रेस मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की नुमाइंदा जमात है। तब कायद-ए-आज़म का यही ख्याल था। उस वक्त वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामियों में से थे। कायद-ए-आज़म चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान हमेशा की तरह जैसे मिल के रहते आए हैं ऐसे ही मिलजुल के रहें। चूँकि वो इंग्लिस्तान में रह रहे थे, उन्हें एहसास नहीं था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ कौन कौन से मुज़ालिम हो रहे हैं। चूँकि इसलिए वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी थे उस वक़्त। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर भी कहा जाता है। यानी उन्होंने बहुत कोशिश की जब वो कांग्रेस में शामिल थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में किसी न किसी तरह से इत्तेफाक हो जाए, इत्तेहाद हो जाए। 1909 में हिंदुस्तान में मिंटो मार्ले इस्लाहात का नफाज हुआ। यानी मिंटो मार्ले इस्लाहात नाफिज हुई 1909 में। वाइसराय हिंद की कौंसिल के अरकान की तादाद भी 16 से बढ़कर 28 कर दी गई। मुंबई के मुसलमानों ने इसके लिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नुमाइंदा मुंतखब किया। 1913 में आप मुस्लिम लीग में शामिल हुए। पहले वो कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं के नुमाइंदा जमात है और मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं चाह रही है, बल्कि उल्टा मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तो उन्होंने क्या किया, वो मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। और मुस्लिम लीग ने उनके कहने पर अपने दस्तूर में तरमीम करते हुए, यानी उन्होंने अपने कवानीन में रद्दोबदल करते हुए, अपने दस्तूर में तब्दीलियाँ करते हुए हुकूमत खुद अख्तियारी को अपना मकसद हयात बनाया कि हम अगर हुकूमत करेंगे तो खुद अख्तियारी के असूल के तहत करेंगे, हम किसी के ताबे होकर काम नहीं करेंगे। इस चीज़ को उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया, मिशन बना लिया। आपकी मुदब्बराना सियासत ने बरतानवी राज की जड़ें हिलाकर रख दी। उससे पहले मुस्लिम लीग इतनी पावरफुल नहीं थी। कायद-ए-आज़म की शमूलियत से मुस्लिम लीग एक बाअसर जमात बन के सामने आई और आपकी जो सोची समझी बाशऊर सियासत थी उसने अंग्रेज़ हुकूमत की जड़ें हिला के रख दी। यानी अंग्रेज़ों की मकारियाँ भी उनकी शऊर के आगे, उनकी फ़हम व फरासत के आगे कोई कुछ ना कर सकी। कांग्रेस की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों के बाइस 1920 में कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस छोड़ दी। दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस लखनऊ में एक साथ अपने अपने सालाना जलसे करने पर रजामंद हो गई। मुस्लिम लीग के अजलास की सदारत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने की। उन्होंने अपने खुतबे में फरमाया, हम किसी नाम या रायत के हकदार नहीं हैं, ना ही हम आपसे कोई इनाम चाहते हैं आपकी वफादारियों के सिले में, और ना किसी किस्म के इम्तियाजी सलूक के हकदार है। हम ये नहीं चाहते कि हमसे हिंदुओं से बढ़ के कोई सलूक किया जाए। हम सिर्फ इंसाफ के ख्वाहिशमंद हैं, मसवात के ख्वाहिशमंद हैं। इस मुकाम पर दोनों सियासी जमातों ने एक तारीखी मुआहदा किया जिसे मिसाखे लखनऊ कहा जाता है। इसी मुकाम पर इन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के लक़ब से भी नवाजा गया। यानी 1900 लखनऊ के मुकाम पर जब एक साथ इजलास हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस का, दोनों सियासी जमातें इकट्ठे इजलास करने पर रजामंद हो गई, तो ये कायद-ए-आज़म की कोशिशों से हुआ था। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि हम आपसे किसी भी इम्तियाजी सलूक के आरज़ूमंद नहीं हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमसे भी गुलामों की तरह नहीं, आज़ाद इंसानों की तरह बर्ताव किया जाए। यहाँ पे इन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के लक़ब से नवाजा गया। 1919 में हुकूमत बरतानिया ने रोलट एक्ट मंजूर किया। इसके तहत हुकूमत को वारंट और मुकदमा चलाए बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार दे दिया गया। यानी हुकूमत किसी भी हुकूमत बरतानिया ने ये काला कानून मंजूर किया कि वो चाहे तो किसी भी बंदे को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सकती है, किसी बेकसूर बंदे को भी, और स्पेशली ये मुसलमानों के लिए ही बनाया गया था।
ताकि मुसलमानों को एक एक करके वो तख्तादार पे लटकाते जाएं और ये पाकिस्तान अपने नज़रिया पाकिस्तान से बाज आ जाए। लेकिन क्या हुआ, कायद-ए-आज़म ने इस कानून को नामंजूर कर दिया। अब मुतलका बंदे को पता भी नहीं होता था कि मैंने क्या जुर्म किया है, कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसके बायस मैं फांसी के तख्ते तक पहुंच गया हूं। ना उसे पता होता था कि मैंने जुर्म क्या किया है, ना उसे अपने वारंट का पता होता था कि कहां से वारंट आए हैं, ना गिरफ्तारी का पता चलता था। और उसको सफाई का मौका दिए बगैर ही खुफिया मुकदमा चला दिया जाता था। कायद-ए-आज़म ने इस मसवदा कानून की मुखालफत की और इसे गैर आइनी करार दिया। एहतजाजन उन्होंने यानी कायद-ए-आज़म ने वायसराय हिंद की कौंसिल से इस्तीफ़ा दे दिया। इस मौका पर उन्होंने फरमाया, मैं महसूस करता हूँ कि जो हुकूमत ज़माना अमन में ऐसे कानून को मंजूर करती है वो महज़ब हुकूमत कहलाने का कोई हक़ नहीं रखती। ताहम मुझे उम्मीद है वज़ीर अमूर हिंद ताजदार बरतानिया को ये मशवरा देंगे कि वो इस काले कानून को मुस्तरद कर दे। आगे हैं 1929 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मशहूर 14 निकात पेश किए। इनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगला है 3 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसें 1930 से 1932 तक लंदन में हुई, यानी पहले 1930 में हुई थी, फिर 1931 में और अगली हुई थी 1932 में। तीनों गोलमेज़ कॉन्फ्रेंसें जो थी वो नाकाम हो गई। कायद-ए-आज़म ने पहली 2 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंदू और अंग्रेज़ मिलकर मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से मिटाने पे तुले हुए हैं, तब उन्होंने एहतजाजन तीसरी कौंसिल में शिरकत ही नहीं की और ये कॉन्फ्रेंसें नाकाम हो गई। हुकूमत बरतानिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजूर किया, मगर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जमातों ने ही इसे नापसंद किया। ताहम इसके सूबाई हिस्से को कायद-ए-आज़म की तहरीक पर कबूल कर लिया गया। 1936-37 के आम इंतखाबात में दोनों जमातों ने हिस्सा लिया। ये था बेटा आपका आज का सबक। 9th क्लास आपने सबक अच्छे से याद करना है, इसके अहम पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक्स पे, और अगर कोई मसला आता है, कुछ भी मुश्किल होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।